नमस्कार। एक भारत का सार्वत्रिक सत्य है कि भारत का हर व्यक्ति शादियों में जाने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है और उससे भी बड़ा अगर उसको बारात में जाने का इनविटेशन मिल जाए तो सोने पे सुहागा। दुनिया में अभी ऐसी ही बारात लगी हुई है और होड़ लगी हुई है कि किसको दूल्हा बनाया जाए। ये थोड़ी सी व्यंग्यात्मक शैली में मैंने बात करी है, लेकिन ये सत्य है। दुनिया आज उस पड़ाव पर आके खड़ी हो गई है जहां पर पहले एक देश संपूर्ण दुनिया को ऑपरेट करता था, एक देश। लेकिन अब तकलीफ ये हो गई है कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को ऑपरेट करने की इच्छा रखता है। अब ऐसी स्थिति बड़ी भयावह होती है क्योंकि आप किसी भी एक देश की आइडियोलॉजी या कह सकते हैं कि उसकी नीतियों या फिर कह सकते हैं उसकी सोच या उससे भी आगे बढ़ के कि उसकी महत्वाकांक्षा को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को जांचना, परखना और उसके अंदर की भावनाओं, सोच को निकालना बड़ा ही दुष्कर है, कठिन है और कह सकते हैं चैलेंजिंग है। यही हाल हो गया है इस समय दुनिया में। दुनिया ने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं तो भी कुछ स्थिरता का माहौल होगा, खासकर भारत में, या फिर कहें इजराइल ने, या फिर कहें नाटो अलायंस, नाटो के देशों ने। लेकिन हो गया इसके उलट। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, मेरी अलग राय हो सकती है। कोई लोग इन्हें अनप्रिडिक्टेबल, कोई मिस्टर यू टर्न, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन मानो या ना मानो, आज संपूर्ण पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली आदमी अगर कोई है तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की शक्ति को बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था। संपूर्ण दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। दुनिया के देश या तो अमेरिका के खेमे में थे या सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के खेमे में थे। और इसी बीच बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी सोच ये थी कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम किसी भी एक खेमे में रहें। हमारा फोकस सिर्फ हमारे देश की प्रगति, विकास और समृद्धि और आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तक ही सीमित रहे। हम दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसीलिए 1961 में कुछ देशों, जिसमें भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहल पर एक संगठन बनाया गया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष संगठन कहते हैं, जिसे नाम कहा गया। अब रही बात कि इसमें संगठन तो बना दिया, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। अब इस संगठन का दूल्हा यानी प्रमुख किसे बनाया जाए? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने आजादी के पूर्व ही, जब हमारी वैकल्पिक सरकार का गठन हुआ था, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी पक्ष विपक्ष के साथ रहने के उसमें नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारा देश, हमारे देश के लोग। तो उस समय प्रयास किया गया एक समूह के द्वारा कि भारत को इस पूरे संगठन का दूल्हा बनाया जाए यानी मुखिया बनाया जाए। लेकिन जैसे तैसे हम रहे, इस संगठन में तटस्थता से रहे, मजबूती से रहे और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो
नीतियां हैं, नियम हैं, उसको हमारी विदेश नीति में हमने बड़ी गहराई से आत्मसात किया। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके अगुआ नहीं बने। दुनिया ने चाहा, फिर कहानी बढ़ते 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 आती है 1983 पर, 1983, जब नई दिल्ली में उस समय की जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, तब एक उस समय जो दिल्ली में आयोजन किया गया था, ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें लगभग 4000 प्रतिनिधि, 4000 गेस्ट लोग थे, वो इस पूरे प्रोग्राम में आए थे। और लगभग 100 देशों, 100 कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री या अन्य राजनेता उपस्थित हुए थे। अब इतना बड़ा आयोजन था। अब दुनिया में कितने तो ही देश है, अगर 100 देश उसमें इकट्ठे साथ में आ जाते हैं, इसका मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन जाता है। तो एक बार फिर प्रयास किया गया कि भारत को एक तीसरी धुरी बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन बड़ी चतुराई से हम लोग उस समय भी निकल गए, क्योंकि हमारी जो आजादी के बाद से एक विदेश नीति थी कि हमारा वास्तविक उद्देश्य जो है वह अभी सिर्फ हमारे देश के लोग और देश का विकास है। दुनिया ने देखा 1983 में कि भारत ने इतना बड़ा आयोजन किया है, लेकिन हमने हर व्यक्ति का स्वागत किया, सत्कार किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और प्रयास किए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगुआ नहीं बने। उस समय भी दुनिया में दो जो गुट थे, अमेरिका और यूएसएसआर, बड़े सक्रिय थे। लेकिन घटनाक्रम चेंज होता है, बदलता है, यूएसएसआर का विघटन होता है और कई भागों में सोवियत संघ डिवाइड हो जाता है। इस घटना के बाद दुनिया की शक्ति का एकमात्र केंद्र रह गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आज तक अमेरिका दुनिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लीड करता आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटनाक्रम घटी, जो कि आज एक धुरी से पृथ्वी को दूसरी धुरी पर ले जाने को मजबूर कर रही है। 70 के दशक में कहीं तो भी अमेरिका की नीतियों ने एक ऐसे देश को मजबूत किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो आज अमेरिका के लिए ही चैलेंज बना हुआ है। आप समझ गए होंगे कि आखिर वो कौन सा देश है। वो है चीन। 70 के दशक के बाद चाइना ने साइलेंटली, धीरे धीरे, बिना किसी बारात का दूल्हा बने, अपने देश की स्थिति आज 2025 में वह कर ली है कि वह अमेरिका को चैलेंज करता है। आज लगभग 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की है और लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है। अमेरिका के बाद दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है चाइना, जो उसको प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग मोर्चों पर चैलेंज करता है। और अमेरिका को भी ये चीज टीस करती है कि आखिर कैसे अमेरिका की एक भूल उसके लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग कंट्री को खड़ा करने में खड़ा कर दिया। हाँ, अब आप ये बोलेंगे ये तो बहुत साधारण चीज है, इसमें क्या विशेष है? विशेष है, आज भारत की स्थिति लगभग 1970 के दशक के चाइना के समान हो गई है। उस समय विश्व की दो धुरियां थी, अमेरिका और यूएसएसआर। आज विश्व की दो धुरियां हैं, अमेरिका और चाइना।
रशिया की यूक्रेन युद्ध के बाद, हालांकि रशिया मजबूत है, इकोनॉमिकली भी मजबूत है और उसकी लीडरशिप भी मजबूत है, एक बहुत बड़ा देश है, और कह सकते हैं कि सैन्य ताकत में आज भी अमेरिका के बाद रशिया का ही नंबर आता है। लेकिन कहते हैं कि जब आपका इतिहास इतना बड़ा हो और वर्तमान इतना छोटा हो, तो आपको आपका इतिहास और आपके वर्तमान के बीच में जो इतनी बड़ी गैप हो गया है वो आपको परेशान करता है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद तो रशिया की हर मोर्चे पर स्थिति खराब है। आज रशिया के राष्ट्रपति पुतिन देशों का है और पिछले 3 या 4 सालों में अच्छी राजनीति करी है। रशिया के बाद आता है यूरोपियन, या कह सकते हैं यूरोप। यूरोप की एक बहुत मास्टर आदत है कि वह हमेशा, एक कहते हैं ना कि एक राज दरबार होता है, उसमें राजा होता है, उसके कुछ चापलूस टाइप के मंत्री रहते हैं जो राजा को पंप करके और अपने निहित स्वार्थ हमेशा पूर्ति करते रहते हैं। वही हालत है यूरोप की। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप, खासकर यूनाइटेड किंगडम की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका का एक बड़ा उदय हुआ है, उसने यूरोप को अमेरिका की एक मात्र शेडो बन के रह गया है। और खासकर जब अमेरिका ने नाटो का संगठन बनाया, तो घोषित रूप से यूरोप का संरक्षक, या कह सकते हैं कि मालिक, अमेरिका घोषित हो गया। तो यूरोप हमेशा अगुआ की भूमिका में नहीं रहता है, बल्कि अमेरिका के पीछे खड़े हुए एक संगठन की भूमिका में रहता है। दुनिया हमेशा कॉम्पिटिटर ढूंढती है। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका के साथी देश पर्दे के पीछे ये नहीं सोचते होंगे कि अमेरिका को कोई कॉम्पिटिटर ना बने या फिर अमेरिका कमजोर ना हो। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, हर देश की महत्वाकांक्षा रहती है कि किसी न किसी तरीके से आज नहीं तो कल हम आगे बढ़े हैं या उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हर देश ढूंढता है एक बड़े देश का कॉम्पिटिटर। अब बात आ गई है चाइना की। चाइना उतना रिलायबल देश नहीं है कि दुनिया का जो दूसरा ध्रुव है, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद छिन्न भिन्न हो गया था, वो चाइना के पास जाके बैठ जाए। चाइना को अवसर मिला था कि वह अमेरिका का वैश्विक अल्टरनेट बनकर उभरे। लेकिन चाइना की जो चालाकी और कह सकते हैं धूर्तता और एक अविश्वासी राष्ट्र के रूप में जो चाइना उभरा है, उससे हर देश चाइना से दूरी बनाकर रखना चाहता है। हालांकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना से हर देश का कुछ न कुछ संबंध है। लेकिन जैसा अमेरिका या जैसा यूएसएसआर उस देश का अन्य देशों के पार्टनर थे या मुखिया थे, वैसा चाइना ने प्रूव नहीं किया। एक धोखेबाज धूर्त राष्ट्र निकला। तो फिर आगे क्या? दूल्हा कौन? भाई बारात तो निकलना है, बारात तो निकलना, बारात बिना दूल्हे के निकल ही नहीं सकती। तो दुनिया की नजर पड़ी है हिंदुस्तान के ऊपर। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि भारत बहुत बौद्धिक रूप से सबल राष्ट्र है या भारत का सनातनी इतिहास बहुत सबल है और बड़ा है, पुराना है, या कह सकते हैं कि भारत का जो पुरातन कालीन संस्कृति है वह एक पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप दिए हुए है। बल्कि भारत का जो मार्केट है, कह सकते हैं कि भारत की जो आबादी का एक स्वरूप है, वह दुनिया को एक उम्मीद दिखाता है, एक मार्केट के रूप में उम्मीद दिखाता है। दुनिया का कोई भी देश आज की स्थिति में भारत को एक देश के रूप में इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे भारत उस देश के बारे में कुछ भी सोचे या कुछ भी नीति रखे। क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि
भारत से 5,000, 10,000, 15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक देश अगर एक सुई भी बनाएगा तो उसकी पहली उम्मीद रहेगी कि वह अपना प्रोडक्ट को इंडिया के मार्केट पे लॉन्च करे। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति संस्था कुछ चीज का निर्माण करती है उसे बेचने के लिए करती है। अब यूरोपियन कंट्रियों की तो हालत ये है, किसी की जनसंख्या 50 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 2 करोड़ है। अब आप बताइए कि पूरे विश्व में गिने चुने देश है, इसमें चाइना और इंडिया इतनी बड़ी तादाद में आबादी है, और चाइना खुद सक्षम है, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत तगड़ा है, सस्ते प्रोडक्ट्स है, वह अपने इंटरनल मार्केट्स को अपनी ही सप्लाई कर सकता है। लेकिन भारत का आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतना सक्षम नहीं है। भारत को आवश्यकता है दूसरे देशों के उत्पादों की। तो ऐसी स्थिति में दुनिया दूल्हे के रूप में भारत को देखती है, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की 65%, 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम है। यानी दुनिया का सबसे जवान देश अगर कोई है आज की स्थिति में तो वह है भारत। ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत को आत्म प्रशंसा, या कह सकते हैं कि जो दुनिया के द्वारा जो पंप किया जा रहा है हिंदुस्तान को, उससे बचते हुए 1970 के दशक में चाइना ने जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो नीतियां बनाई थी उन्हें माना जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाइना की तरह आप व्यवहार करें, मैं कहता हूं कि आप आपके देश को मजबूत करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएं कि भारत आज से 20 या 25 साल बाद उस स्थिति में आ जाए कि हम लोग, वैसे तो हम लोग दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में हैं, लेकिन अब एक भी पायदान पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको 10 को संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो देश आपके कंपटीशन में है आज उस स्टेबिलिटी के स्थिति में है कि यहाँ से वे बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए भारत को जरूरी है कि भारत, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, मैं चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन चाइना ने जो साइलेंटली अपने देश का विकास किया, आज अमेरिका के समानांतर नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका के सामने खड़े होकर उस स्थिति में आ गया है चाइना कि उसे अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। आज अमेरिका का इंटरनल मार्केट या वहां का आदमी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अपने 24 घंटे की लाइफस्टाइल में लगभग 60% चीजें चाइना की उपयोग करता है। भारत को भी अपना मार्केट बढ़ाना पड़ेगा, भारत को भी अपनी व्यवस्थाएं परिवर्तित करना पड़ेगा। और दुनिया जो चाह रही है, मैंने अभी पिछले कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखे जिसमें एक्चुअली ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला, मैंने अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में, उसमें भारत की स्थिति देख के मुझे आभास हुआ कि कहीं ना कहीं दुनिया जो बड़ी चालबाज है वह भारत को दूल्हा बनाने का प्रयास कर रही है। और जब भारत अपने आप को आत्म प्रशंसा में उस स्थिति में सोचने लगेगा कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, या फिर कहें कि हम अमेरिका और चाइना के समानांतर खड़े होने की स्थिति में आ गए, तो मेरा मानना है कि भारत का विकास थम जाएगा। अभी हमें आवश्यकता है कि जो हमें अगले 20 या 25 साल अवसर मिला है, क्योंकि हमारी देश की 65% आबादी आज 35 वर्ष के अंडर में है, और भारत की इस युवा पीढ़ी को जागृत करने की आवश्यकता है कि देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, भारत बचे। हाँ, हम ये बोलते हैं आप अपने मित्र देशों का दायरा बढ़ाएं, आप अलग अलग देशों में अपनी यात्राएं करें, आप शत्रु देशों के विरुद्ध अपने मित्र देशों की संख्या बढ़ाएं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वैश्विक स्थिति बहुत परिवर्तित हो गई है। आप एक बार सोच के रखिए, आप लोग खुद मीडिया डिबेट्स देखते, अंतर्राष्ट्रीय समाचार अध्ययन करते हैं, लेकिन सिंदूर भारत को कहीं ना कहीं चाइना का एक
नेचुरल अल्टरनेट कहा जाता था, या कहा जाता था कि दुनिया में अगर कोई देश है जो चाइना को फाइट दे सकता है या फिर कह सकते हैं उसको डिफीट दे सकता है, तो वह था भारत। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के इन कुटिल और कह सकते हैं कि चतुर राष्ट्रों ने भारत को पाकिस्तान से भिड़ाकर भारत की एक बार फिर से स्थिति भारत पाकिस्तान के समानांतर करने के प्रयास किए गए, जो कि वास्तविकता में सत्य से परे है। भारत की स्थिति पाकिस्तान से आज लगभग भारत 50-100 वर्ष आगे है पाकिस्तान से विकास की दृष्टि से। लेकिन जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पूरी दुनिया के सामने कि आपका अभी वास्तविक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ही है, ये कुटिल राष्ट्रों की एक गंदी नीति का परिणाम था। और मैं ये नहीं कहता कि भारत ट्रैप हो गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उससे भी परे हटकर अपनी उस क्षमताओं का, अपनी उन सैन्य क्षमताओं का परिचय दिया, जो ये सिद्ध करता है कि भारत अब सैन्य क्षमताओं के विकास में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा आज के टॉपिक पर चर्चा करने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि भारत को अभी चाइना की तरह, जो 1970 के दशक में चाइना ने प्रयास किए और आज 2025 में जो चाइना की स्थिति है कि वह अमेरिका के समानांतर खड़ा हुआ है, भारत दुनिया के प्रलोभन में आए बिना अभी सिर्फ अपने देश के विकास, अपने देश के लोगों के विकास और देश के सर्वांगीण हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करे और उस स्थिति में आने का प्रयास करे जो वर्तमान में चाइना की है। इसलिए भारत को ये जो लोगों के द्वारा प्रशंसाएं की जाती हैं उससे बचने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आप देश के लोगों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हो। नमस्कार।